गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर वेल। बेटा, ये एक हमारा नया यूट्यूब चैनल है और मैं श्वेत गुप्ता, एमडी एंड को फाउंडर ऑफ महर्षि वाल्मीकि कॉमर्स क्लासेस एमवीसीसी। ये बेटा हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है जिसमें हम लोग क्लास 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स का ये चैनल है। अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स को टीच करते हैं। इन सारे चैप्टर्स को हम लोग यहाँ पे पढ़ाते हैं जो बच्चों को बहुत ही डाउटफुल होते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, लास्ट 3 पार्ट्स में मैंने आप लोगों को फिलहाल इस समय हम लोग इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर लेके चल रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो हम लोगों ने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था जिसमें हम लोगों ने एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सब हम लोगों ने क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। ठीक है, चलिए आज ये हमारा चौथा वीडियो है इस चैप्टर का जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और हम लोग डिस्कस करेंगे डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ठीक है, तो बेटा और जो बचे हुए जैसे टॉपिक्स हो गए हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हम लोग मैंने कहा था 4th पार्ट तक मैं वीडियो बनाऊंगा, पर बेटा ड्यू टू ये वीडियो बहुत ही लंबा बन जाता है क्योंकि टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा हैं, तो इसको हम 5 पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज इस वीडियो में 2 टॉपिक्स को कवर करते हैं। पहला हमारा है इंडियाज फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस और दूसरा टॉपिक हमारा जो आज हम कंप्लीट करेंगे वो है हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, और बचे जो 2 टॉपिक्स है उसको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। कॉपीज निकाल लीजिए, पेन ले लीजिए हाथ में और मेरे साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक इंडियाज फॉरेन ट्रेड। चलिए लिखते हैं बेटा, फर्स्ट हेडिंग हम लोग लिखते हैं। क्या है आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? हेडिंग डाल लीजिए, इंडियाज फॉरेन ट्रेड। ठीक है, नोट करिए फर्स्ट हेडिंग इंडियाज फॉरेन ट्रेड। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा, शुरुआत करते हैं। बेटा हम लोगों ने एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका क्या हाल था। इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसका क्या हाल था। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा इंडियाज फॉरेन ट्रेड। बेटा क्या है ये इंडियाज फॉरेन ट्रेड, क्या हाल था इसका ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए बेटा, जब हमारे यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आए थे, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया, जो इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड था ना वो बहुत ही बेहतरीन चल रहा था। वी आर द एक्सपोर्टर्स, हम लोग एक्सपोर्टर्स थे। किसके? हम लोग प्रीशियस स्टोन वर्क्स के हम लोग एक्सपोर्टर थे, वुलन क्लॉथ के एक्सपोर्टर थे। ठीक है, हम लोग जो है यहां पर कॉटन, सिल्क, जूट, इन सब के हम लोग टेक्सटाइल, इन सब के क्या थे? एक्सपोर्टर थे। तो अगर पहले आप इस टॉपिक की जब शुरुआत कर लेना तो इसमें आप जरूर इस पॉइंट को नोट करके जरूर दिखाइए कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडिया इज द एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, स्टोन, प्रीशियस वर्क, इन सब के लिए। पर जब यहां पर हमारे यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लिखते हैं आफ्टर एडवेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है ना, आफ्टर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे इंडिया फॉरेन ट्रेड का क्या हाल हुआ। इसको बेटा हम 2 फीचर्स में डिस्कस करेंगे। नो, नॉट द 2 फीचर्स, इसको हम लोग 3 फीचर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिफोर तो मैंने बता दिया ना कि बिफोर क्या हाल था हमारे इंडिया फॉरेन ट्रेड का, पर आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड, इसको हम लोग 3 पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट क्या आ जाता है? नेट एक्सपोर्टर, लिख लीजिए, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स, लिख लीजिए, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है,
फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे इसमें, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और थर्ड पॉइंट क्या डिस्कस करेंगे बेटा हम लोग, सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, चलिए देखिए, बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट हमने इंडियाज फॉरेन ट्रेड के बारे में डिस्कस किया कि वी आर द एक्सपोर्टर्स। पर जब हमारे यहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तब इंडियाज फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था। पहला हाल हम ये डिस्कस करेंगे कि वी आर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। और थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या आप लोगों ने इन सारे 3 पॉइंट्स को नोट कर लिया। अभी इन सारे 3 पॉइंट्स को बेटा हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आपको बेटा इन सब के नोट्स बनाने हैं तो वीडियो पॉज करके इन सारे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, आपको बहुत ही बेनिफिट होंगे रिगार्डिंग योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ये बेटा चैनल आप ही के लिए बनाया गया है, तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करवाइए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स जूनियर्स सबके पास। ठीक है बेटा, चलिए पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। जब बेटा मैंने आपको एक्सप्लॉयटेशंस पढ़ाया था ना, तो उसमें अब मैंने पढ़ाया था कि इंटरनेशनल ट्रेड हमारा एक्सप्लॉइट हुआ था ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। यही तो मैंने बताया था ना आप लोगों को कि भैया हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो कैसे एक्सप्लॉइट हो गया। तो इंटरनेशनल ट्रेड को ही तो फॉरेन ट्रेड कहा जाता है, तो वो कैसे एक्सप्लॉइट हो गया, ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। तो वही चीज यहां पर कह रहे हैं कि ड्यू टू डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी, पॉलिसी के रूल्स के भेदभाव होने के कारण इंडिया जो है उस टाइम पर ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस वो क्या था, नेट एक्सपोर्टर था प्राइमरी प्रोडक्ट्स का और इंपोर्टर था फिनिश्ड गुड्स का। आई बात समझ में कैसे, क्योंकि देखिए इंडिया जो है वो रॉ मटेरियल्स प्राइमरी प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे यहां पर कोई इंडस्ट्रियल गुड्स नहीं बनते थे, हमारे यहां पर क्या एक्सपोर्ट होता था, प्राइमरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट्स कैसे, कौन कौन से हमारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट हो गया हमारा, जैसे हो गया हमारा रॉ मटेरियल, जूट, कॉटन, टेक्सटाइल्स, फिर क्या आ जाता है इसमें, सिल्क। ठीक है ना, तो वी आर द एक्सपोर्टर। यहां से जैसे शुगर हो गया, ये भी एक चीज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लोग एक्सपोर्टर थे किसके, प्राइमरी प्रोडक्ट्स के। क्यों, क्योंकि जो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज सेटअप थी ना, जो वहां की जो इंडस्ट्रीज थी वो इन सारे प्राइमरी प्रोडक्ट्स की नीड पड़ती थी उनको अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ठीक है ना, तो यहां पर ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, यहां पर इन सारी चीजों को क्या करते थे, एक्सपोर्ट करवाते थे। ठीक है, तो उस टाइम पर हमारा इंडिया फॉरेन ट्रेड क्या था कि वी आर द नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। हम लोग क्या थे, नेट एक्सपोर्टर थे किसके, प्राइमरी प्रोडक्ट के। फिर दूसरी बात आ जाती है कि इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। सर ये क्या है, बिल्कुल, क्योंकि हमारे यहां पर कोई इंडस्ट्रियल गुड्स तो थे ही नहीं कि कोई भी प्रोडक्ट्स हम लोग बना सके। हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था ना, हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो जब ये रॉ मटेरियल्स को वहां पर भेजा जाता था तो ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रीज हमारी सेटअप है, ब्रिटेन में जो ब्रिटिशर्स की जो इंडस्ट्रीज सेटअप थी वहां पर उन सारे फाइनल गुड्स को बनाया जाता था और इंडिया को में क्या करवाया जाता था, इंपोर्ट करवाया जाता था। तो पहला पॉइंट हम लोग अगर डिस्कस करेंगे तो आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, नोट इन योर कॉपी, आफ्टर द एडवेंट of the British government, India's foreign trade was classified into 3 parts. First is we are the net exporter of primary products and importer of finished goods.
तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया इज द नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक जूट, कॉटन, टेक्सटाइल्स, शुगर, वुड, ठीक है, एंड वी आर द इंपोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स बिकॉज ब्रिटेन इंपोर्ट देयर फिनिश गुड्स टू द इंडिया। आई बात समझ में? चलिए थर्ड पॉइंट, सेकंड पॉइंट बेटा हम लोग पढ़ते हैं, मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। मोनोपोली का मतलब समझते हैं आप लोग? आप लोगों ने 11th में मार्केट पढ़ा होगा, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ऑलिगोपोली, मोनोपोली, इन सब के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो मोनोपोली का बेटा मतलब होता है कि एक ही रूल, एक ही, जिसको बोलते हैं ना कि पूरे मार्केट में सिर्फ एक ही का सिक्का चल रहा है, ठीक है ना, तो उसी की हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर कि पूरे मार्केट में किसका सिक्का चल रहा है? सिर्फ ब्रिटिशर्स का। मतलब मोनोपोली मतलब एक ही का ही कंट्रोल। तो ब्रिटिशर्स का ही कंट्रोल था उस टाइम पर इंडिया के फॉरेन ट्रेड पे। क्यों? क्योंकि वो यहां पर रूल करते थे, उनकी पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज यहां पर चलती थी, दे आर द रूलर्स उस टाइम पर, ठीक है ना। तो उनका पूरा मोनोपोली कंट्रोल था, ब्रिटिशर्स का पूरा मोनोपोली कंट्रोल था फॉरेन ट्रेड पे, ठीक है, कि कितना हमें एक्सपोर्ट करना है, क्या टैरिफ पॉलिसीज हमें बनानी है, क्या हमें इंपोर्ट करवाना है, एवरीथिंग इट डिसाइडेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। सारी की सारी चीजें कौन डिसाइड करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। और मोनोपोली कंट्रोल क्यों? क्योंकि भाई दूसरे देश यहां पर व्यापार कर ही नहीं रहे थे, रूल तो चल रहा था ब्रिटिशर्स का। तो जितने भी गुड्स हमारे यहां पर इंपोर्ट होते थे, वो कौन से गुड्स इंपोर्ट होते थे? वो ब्रिटिश गुड्स इंपोर्ट होते थे। तो इंडिया के पूरे मार्केट पे किसका दबदबा था? किसका दबदबा था? उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का दबदबा था, ठीक है। तो इसीलिए यहां पर क्या कह रहा हूं मैं कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड। तो अगर कोई आपसे ये पूछे, यही कोई आपसे पूछे कि व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो आप लिख सकते हैं कि इंडिया वाज द नेट एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर, नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। और सेकंड लिख सकते हैं हम लोग कि मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन इंडियाज फॉरेन ट्रेड, ठीक है। क्योंकि कुछ भी अगर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज, ड्राफ्ट्स, प्रोविजंस, प्रोटोकॉल्स रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड, कोई भी कुछ भी होता था, उसको कौन बनाता था? उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट बनाती थी, क्योंकि वो वहां पे रूलिंग कंट्री थी। एक्सपोर्ट कितना होगा कौन डिसाइड करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। इंपोर्ट कौन करेगा कौन डिसाइड करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि रूल किसका चलता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इंडिया के मार्केट में गुड्स का किसका ज्यादा सेल आउट होगा, वो कौन डिसाइड करता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और ब्रिटेन के ही गुड्स ज्यादा बिकते थे, क्योंकि क्या था? उनका पूरा इंडिया फॉरेन ट्रेड पे क्या था? पूरा दबदबा था, पूरा एकदम बोलते नहीं जिसको कि कब्जा कर लिया हो, वो था पूरा एकदम, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा, सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब ये क्या है सर कैसे, मतलब कैसे सरप्लस ट्रेड, क्या कहना चाह रहे हैं आप? बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरप्लस ट्रेड तो था, ठीक है, पर ये बेनिफिट सीधा सीधा किसको जाता था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अच्छा एक चीज बताइए, किसी भी कंट्री की फॉरेन ट्रेड सक्सेसफुल कब होती है? जब वो कंट्री एक्सपोर्ट ज्यादा करवा रहा हो और इंपोर्ट कम करवा रहा हो, यही ना? क्यों? सिंपल सी यही बात मैं कहना चाह रहा हूं ना कि किसी भी कंट्री की सक्सेसफुल फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या होती है? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज्यादा कराएगा तो पैसे ज्यादा कम कमाएगा, और इंपोर्ट कम करवाएगा तो उसको पैसे कम देने पड़ेंगे। तो सक्सेसफुल फॉरेन ट्रेड वही होता है जिसका क्या हो? एक्सपोर्ट ज्यादा हो और इंपोर्ट क्या हो? कम हो। तो उस टाइम पर रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, ठीक है, रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा था, ठीक है, पर इंपोर्ट हमारे यहां पर कम थे। तो सरप्लस ट्रेड तो थी उस टाइम पर, ठीक है। अच्छा सरप्लस ट्रेड थी, अच्छा एक्सपोर्ट क्यों करवा रहे थे? क्योंकि वहां पर ब्रिटेन के इंडस्ट्री सेटअप थे, तो एक्सपोर्ट भी करवा रहे हैं। मतलब एक तरीके से क्या करूं ना, जो कुछ भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बेनिफिट सारा का सारा किसको जा रहा था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को जा रहा था। तो यहां पर सरप्लस ट्रेड तो था, क्योंकि एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा था, इंपोर्ट हमारा कम हो रहा था। आई बात समझ में? पर जो कुछ भी बेनिफिट इसको जो मिलता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पास रखती थी। क्या वो डेवलपमेंट का काम करेगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट का काम करेगी इंडिया के लिए? नहीं। जो पैसे वो कमाते थे, जो पैसे वो उनसे फॉरेन ट्रेड से जो कमाते थे, जो सरप्लस ट्रेड वो करते थे, उन सारे चीजों का पैसा वो इंडिया के डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए नहीं लगाते थे। वो अपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो इंडिया में उनका एडमिनिस्ट्रेशन फैला हुआ है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को
वो क्या करने के लिए, फेस करने के लिए वो सारे पैसे का यूज करते थे। इसीलिए यहां पर कहा गया है कि सरप्लस ट्रेड बट ओनली बेनिफिट टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। आई बात समझ में? तो अगर मैं पूछूं कि इंडिया फॉरेन ट्रेड का क्या हाल था ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप पहले लिखेंगे कि बिफोर द एडवेंट। चलिए मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूं आप लोग वैसे वैसे नोट्स में लिखते जाइए कि बिफोर द एडवेंट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया वाज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, wood, woolen cloths, stone precious work. Why stone precious work? Because handicraft industries was there. But after the advent of the British government in India, India's foreign trade was totally exploited by the discriminatory tariff policy. So regarding this, 3 points are considered: net exporter of primary products and importer of finished goods, monopoly control of British government on India's foreign trade, and surplus trade but only benefit to the British government. ठीक है? First point, net exporter of primary products and importer of finished goods. Yes, after advent of the British government, India was a net exporter of primary goods like cotton, jute, textiles, silk. Why? Because the industries which is set up in the Britain, they need the raw material. So they get the free raw materials from the India. Why? Because there is a rule of the British government. And we are the importers of the British goods in India. Why? Because British government has exploited our handicraft industry totally, our industrial sector totally. Take monopoly control of British government on the India's foreign trade. Yes, there was a monopoly control of India's foreign trade on the India's foreign trade by the British government, because there was a rule of the British government in India. Whatever the policies, rules and regulations, provisions has made by the British government, the India's foreign trade has to follow all these rules and regulations. And in the India's market, there was only total one control. And who is the controlling all the India's foreign trade market? British government. Next, surplus trade but only benefit to the British government. In economy, surplus trade means export is more than import. So on that time, export was greater than import. So there was a surplus trade. But all these benefits is just not used for the development of India's economy. These benefits is used to meet the administrative expenses of British government which was set up in India. तो बेटा मैंने यहाँ पर आपको इंग्लिश में नोट्स भी बता दिए, मैंने आपको हिंदी में सारे पॉइंट्स भी एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ठीक है, तो आप हिंदी में भी समझ सकते हैं। अगर अपने रिगार्डिंग कोई पॉइंट्स बना के लिखना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं, और नहीं लिख सकते हैं तो मेरे वॉइस को केयरफुली सुनिए, मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, आप उसको नोट कर लीजिए। आई बात समझ में? कोई डाउट? अगर आपको कोई भी डाउट है बेटा, प्लीज कमेंट बॉक्स में तुरंत पूछिए, 24 घंटे के अंदर आपको उसका आंसर मिलेगा। डोंट वरी, आई एम हियर। मैं यहां पर आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, बस इसी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। नोट करिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, नोट करिए, हेडिंग नोट करिए, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या है बेटा ये हमारा डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस? इसका सीधा मतलब ये बेटा, डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है आपकी बर्थ एंड डेथ रेट। क्या होता है आपका? बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है, आपका इसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। क्या होता है? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। आपका लिटरेसी रेट। फिर क्या जाता है आपका? लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। ये चीज, तो ये सारी चीजों का क्या हाल था
हमारे ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आप लोग ये जान लीजिए कि व्हाट इज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। डेमोग्राफिक प्रोफाइल का मतलब होता है कि कंट्री की बर्थ रेट, डेथ रेट क्या है, इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट क्या है, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट क्या थी, लिटरेसी रेट क्या थी, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। लिखिए आप लोग हेडिंग, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए बेटा, ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस हमारी जो कंट्री की जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल थी वो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं बर्थ रेट एंड डेथ रेट। लिख लीजिए बर्थ रेट एंड डेथ रेट। बर्थ का मतलब तो आपको पता है कि बर्थ मतलब जन्म लेना और डेथ मतलब मरण, ठीक है, किसी पर्सन की डेथ हो जाना। तो उस टाइम पर बर्थ रेट और डेथ रेट का क्या हाल था बेटा? सिंपल सी बात है, अगर किसी कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट हो गई हो, स्कार्सिटी, फूड स्कार्सिटी की सिचुएशन आ गई हो, स्टारवेशन की सिचुएशन आ गई हो, एपिडेमिक्स की सिचुएशन आ गई हो, तो हमें ये बता दीजिए कि क्या उस कंट्री की बर्थ रेट हाई होगी कि लो होगी? तो इन कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मेरे घर में ऐसा कोई सिस्टम कैसे भूखमरी है तो क्या बर्थ रेट बढ़ेगा? क्या हम किसी व्यक्ति को जन्म देने के लिए प्रोत्साहन करेंगे? नहीं ना, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? जैसे अगर सपोज करिए कि किसी की फैमिली है, अगर वो ज्यादा इनकम जनरेट नहीं कर पा रही है, तो क्या वो किसी बच्चे को बर्थ देना चाहेंगे कि वो भी भूखा मरे? नहीं ना। तो वही चीज यहां पर मैं ये कह रहा हूं बेटा कि ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस बर्थ रेट और डेथ रेट, जो बर्थ रेट है और बर्थ रेट जो था वो बहुत ही कम था, क्योंकि ड्यू टू स्कार्सिटी फूड, स्टारवेशन, एपिडेमिक्स और शेल्टर्स की वजह से क्या था कि बर्थ रेट बहुत ही कम था और डेथ रेट ज्यादा था। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस बर्थ रेट कम था, डेथ रेट ज्यादा था। अब यहां पर आप लोगों को एक नया वर्ड मिल रहा होगा, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट ना, एक नया वर्ड मिल रहा होगा, इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट। क्या है बेटा इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट? बेटा इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता यह है ना कि जब कोई भी बच्चा 1 साल कंप्लीट होने से पहले उसकी डेथ हो जाती है, अ चाइल्ड विदाउट कंप्लीटिंग 1 ईयर ही बिकमिंग अ डेथ, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फैंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। तो ये भी उस टाइम पर बहुत ही हाई था। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं लिटरेसी रेट। अब सिंपल सी बात यह है कि अगर किसी इंसान को खाने का जुगाड़ हो नहीं पा रहा है, पहनने के लिए कपड़े मिल नहीं पा रहे हैं, रहने के लिए घर मिल नहीं पा रहा है, तो अब हमें यह बताओ कि क्या कोई इंसान शिक्षित हो सकता है? ही और शी विल बी एजुकेटेड ऑन दिस सिचुएशन? क्यों हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो क्या कंडीशन होगी लिटरेसी रेट की? बेटा वुमेन और मेल दोनों की कंडीशन में लिटरेसी रेट बहुत ही कम थी। लिटरेसी रेट ना के बराबर समझिए एकदम, ठीक है, लिटरेसी रेट बहुत ही कम थी। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट। अब जहां मेरे को देखो, जिंदगी जीने की इच्छा कब होती है? जिंदगी जीने की इच्छा कब होती है? जब हमारे पास सारे फैसिलिटीज होते हैं, हमारे पास क्या हो? मोटी चैन मोटा पैसा। क्यों? पैसा हो हमारे पास, ठीक है, बिल्कुल पैसा होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज हमको मिल रही है, जॉब अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, खाने को बढ़िया बढ़िया मिल रहा है, ठीक है, सब कुछ, एवरीथिंग इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है जिंदगी में, हेल्थ सही है, सब कुछ सही है, एजुकेटेड है, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो जीने की इच्छा तुम्हारी घटेगी कि बढ़ेगी? ये बताओ मुझे पहले। जिंदगी में सब कुछ बढ़िया एकदम अच्छी तरीके से जुगाड़ होके रखा हुआ है, सब एवरीथिंग इज सेटअप, भगवान ने तुमको पैदाइशी अमीर बनाया है, ठीक है। तो अब मुझे ये बता दो कि तुम्हारी जीने की इच्छा क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? एक्सपेक्टेंसी क्या होगी, घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। हम जीना और चाहेंगे क्योंकि मेरे पास सारी फैसिलिटीज है। अगर यही खाने को ना मिले, स्कैर्सिटी हो जाए फूड का, महामारी हो गई हो, एपिडेमिक्स हो गया हो, भुखमरी हो गई हो, रहने के लिए घर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, दिक्कतें ही दिक्कत है जिंदगी में, क्या करें? क्या कर सकते हैं? तो क्या तुम्हारे जीने की जो इच्छा होगी वो तुम लंबे समय तक जीने के लिए चाहोगे? नहीं ना। तुम्हें कहोगे हे परमात्मा, हे ईश्वर उठा लो, अब नहीं जीने की इच्छा करती इस दुनिया में। क्यों? यही तो कहोगे ना। खाने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, तो जीने के लिए शरीर ही क्यों मिलना?
आ रही है ना बात समझ में? तो बेटा सिंपल सी सीधी बात ये समझिए कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट भी क्या थी उस टाइम पर, कम थी। आई बात समझ में? तो डेमोग्राफिक प्रोफाइल की बात करते हैं ऑन द एज ऑफ इंडिपेंडेंस, तो बर्थ रेट कम थी, डेथ रेट हाई था, इनफैंट मोर्टेलिटी रेट हाई थी, लिटरेसी रेट कम था, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत ही कम था, 32 साल से ज्यादा जीने की इच्छा नहीं रखते थे हम लोग। ठीक है, आई बात समझे? अब हम लोग, मैंने बोल दिया तो अब मुझे यह मत समझ लेना कि मैं भेड़े के जमाने का हूँ, रामायण के जमाने का, मैं इसी जमाने का हूँ भाई। सिर्फ मैं इतना बोल रहा हूँ कि इस टाइम पर जो लोग थे उसको जीने की इच्छा नहीं थी। आई बात समझ में? तो बेटा इस वीडियो में हमने डिस्कस किया इंडिया फॉरेन ट्रेड के बारे में, हम लोग ने डिस्कस किया डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में। ठीक है, अच्छा इंडिया फॉरेन ट्रेड में एक वर्ड आता है स्वेज कैनाल, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? स्वेज कैनाल, नोट कर लीजिए, स्वेज कैनाल। क्या है ये स्वेज कैनाल? कब आया था ये स्वेज कैनाल? स्वेज कैनाल बेटा आया था 1869 में। सारे आप लोग जो मैं डेट्स बताया जा रहा हूं ना उसको नोट करते रहना, ठीक है ना, क्योंकि वो सीक्वेंस ऑर्डर वाइज वाला एमसीक्यूज आता है। ठीक है, कभी कभी मतलब चांस रहता है कि वो ज्यादातर आता ही है। ठीक है, तो स्वेज कैनाल कब आया था? ये इंडिया फॉरेन ट्रेड की बात कर रहा हूं। स्वेज कैनाल कब आया था? 1869। अब ये क्या है स्वेज कैनाल? क्या है सर स्वेज कैनाल? बेटा स्वेज कैनाल का मतलब ये था कि जो इंडिया फॉरेन ट्रेड था ना, जो ट्रेडिंग रिलेशनशिप बिटवीन ब्रिटेन और इंडिया के थे ना, उसके लिए ये स्वेज कैनाल बना था। ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए आया था। ये शिपिंग के ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करने के लिए आया था, क्योंकि इसने क्या कर दिया था, डायरेक्ट रूट बना दिया था। किससे? इंडिया टू ब्रिटेन, या इंडिया टू ब्रिटेन या ब्रिटेन टू इंडिया का ये डायरेक्ट रूट शिपिंग था। इसके लिए स्वेज कैनाल बनाया गया था 1869 में, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारा कम पड़े। और किसको निग्लेक्ट करके? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को। नोट कर लीजिए, किसको निग्लेक्ट करके? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को निग्लेक्ट करके ये स्वेज कैनाल बनाया गया, जिससे कि हमारा शिपिंग का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या हो जाए? कम हो जाए। तो आई होप इन सारे पॉइंट्स को आप लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ा है। नोट्स बना लीजिए, वीडियो पॉज करके सारे नोट्स कर लीजिए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट में, बेटा मैंने पार्ट 4 ही तक बोला था, पर ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाता, आप लोग को बोरियत फील होती, इसीलिए मैं पार्ट 5 तक बनाऊंगा। उस 5th पार्ट में हम लोग जो है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो आज फिलहाल के लिए इतना ही। इंडिया फॉरेन ट्रेड को आप बिल्कुल सारे पॉइंट्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, इसके नोट्स बनाइए, बिल्कुल अच्छे से पढ़िए, आप बिल्कुल टॉप करेंगे, मोटिवेटेड रहिए बिल्कुल। ठीक है, निराश मत होइए, बिल्कुल आपका ये सारे टॉपिक्स यहां पर क्लियर होंगे। बस मन लगाकर पढ़िए, 2 महीने बचा है, अच्छे से पढ़ डालिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बेटा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करवाओ, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।